हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो ये एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, इन एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकों में 6 विषय दिए गए हैं। तो इसमें दिया गया है विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। तो इसमें जो ये विज्ञान दी गई है, इसको आज हम अच्छे से समझेंगे और लिख भी लेंगे। तो देखिए, हम इसके जो सभी अध्याय दिए गए हैं उनको हम समझते हैं और उनको हम लिखते हैं। तो यहाँ देखिए, ये दिया गया है पाठ 6। इस पाठ 6 में है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इसमें हमें प्रश्न दिया है कि निम्न को भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ कुछ ये हमें दिए गए हैं तत्व जिनको हमें इसमें वर्गीकृत करना है। तो इसी प्रकार के जो प्रश्न रहते हैं ये हमें मीन्स का मेरिट परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये कक्षा 7वीं से मैं पहले बता भी चुका हूँ कि मीन्स का मेरिट परीक्षा क्या होती है। यदि आपको इसकी जानकारी नहीं है तो मैंने इसकी एक वीडियो डाल दी है, उसे आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं कि यह मीन्स का मेरिट परीक्षा होती क्या है, इसमें क्या होता है। क्योंकि इसमें 9वीं से 12वीं तक 12,000 रुपया स्कॉलरशिप मिलती है और यह परीक्षा मात्र कक्षा 8वीं में ही होती है। तो हमें अभी से तैयारी करके चलना है कि जिससे कि हम कक्षा 8वीं में इस परीक्षा को दे सकें और अच्छे से पास हो सकें। तो देखिए, इसकी एक वीडियो डली हुई है, मैं उसको आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए थोड़े। तो यहाँ देखिए, जैसे आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें है पाठ 1 पाद में पोषण, या जो भी वीडियो देख रहे होते हैं उसमें यहाँ देखिए नीचे लिखा रहता है कि ये गणित वाले सर, यहाँ ये मेरी फ़ोटो भी लगी हुई है। यदि आप इसको क्लिक कर देते हैं, देखिए मैं क्लिक करके बता रहा हूँ, मैंने ये क्लिक कर दिया। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद ये देखिए सबसे ऊपर यहाँ लिखा रहता है वीडियोज़, ये लिखा है वीडियोज़। यहाँ आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, देखिए मैं क्लिक करके बता रहा हूँ, मैंने क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने पर ये जो मेरी वीडियो डली हुई हैं, ये सभी वीडियो आपको दिखने लगेंगी। आपको जिस वीडियो की आवश्यकता है उसको आप यहाँ से देख लीजिए और उसको समझ लीजिए। जिस वीडियो की मैं अभी बात कर रहा था कि मीन्स का मेरिट परीक्षा, तो वो वीडियो ये डली हुई है। देखिए, ये है मीन्स का मेरिट परीक्षा से संबंधित फॉर्म भरने तक की पूरी जानकारी, और इसको मैं पास कैसे होना है इसकी भी मैंने वीडियो बना करके डाल दी हैं। और भी जो वीडियो हैं मैं इसको लेकर के जल्दी ही इसकी बनाने वाला हूं। देखिए, ये कुछ वीडियो मैंने डाल दी हैं जिससे कि बच्चे इनकी तैयारी कर सकते हैं कि इसमें क्या पूछा जाता है और कैसा पेपर आता है। ये सभी मैंने इसमें डाल दिया है, ये देखिए। तो आपको यहाँ से भी बहुत ढेर सारी जानकारी मिल जाएगी और इसकी तैयारी कैसे करना है आप अभी कक्षा 7वीं से ही इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक, अब हम देखते हैं अपने प्रश्नों को, उत्तरों को। देखिए, यह दिया गया है पाठ 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। यहाँ प्रश्न 1 जो हम पढ़ रहे थे इसको देखिए कि निम्न को भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत कीजिए। कौन से भौतिक परिवर्तन है और कौन से रासायनिक परिवर्तन है। तो जैसे यहाँ दिया है मोम का पिघलना, भोजन का पचना, कोयले का जलना, जल में शक्कर का घुलना, ये सभी क्या हैं। तो मोमबत्ती के जलने पर मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यह फिर से बन सकती है। तथा मोम का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जो मोमबत्ती होती है, जब ये जलती है तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है। मोम के पिघलने पर उसके केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है, इसलिए इसको जो है हम भौतिक परिवर्तन के रूप में इसे लिखते हैं। तो बाकी जो दिए गए हैं, भोजन का पचना, कोयले का जलना और जल में शक्कर का घुलना। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि भोजन का पचना द्वारा हम भोजन प्राप्त नहीं कर सकते। कोयले का जलना, कोयला यदि जल जाता है तो फिर द्वारा हम कोयला प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे रासायनिक परिवर्तन होंगे। इसी प्रकार से जल में शक्कर का घुलना, यदि जल में शक्कर घुल जाती है तो द्वारा शक्कर कैसे प्राप्त होगी, इसलिए रासायनिक परिवर्तन में इसको लिख लेना है। ठीक, अगले प्रश्नों को देखिए। प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है कि सिरका, एसिडिटी, अम्ल और धन, खाने का सोडा यानी सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ये जो है उक्त अभिक्रिया में बनाने वाले उत्पाद का नाम लिखिए कि क्या बनता है। यदि हम इन दोनों को मिलाते हैं, सिरका और खाने के सोडा को, सिरका कहलाता है एसिटिक अम्ल और जो हमारे खाने का सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। तो यहाँ इसका ये हमने सूत्र भी लिख दिया है कि 2CH3OOH प्लस Na2CO3, ये इसका सूत्र है।
और यह बराबर में जब क्रिया करता है तो यह सोडियम कार्बोनेट इस प्रकार से बनाता है 2CH3COONA पहले CO2 और ये H2A हाइड्रोजन और ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड दो गैसें रहती हैं, ये निकल जाती हैं तो यह हमारा मात्र सोडियम एसिडेट ये मात्र हमारा बच जाता है। इस प्रकार से हमें इसको लिख लेना है। ठीक, अगला प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है कि लकड़ी का कटना एक भौतिक परिवर्तन है परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, स्पष्ट कीजिए। जब लकड़ी जलती है तो कोयला उत्पन्न होता है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि कोयले से हम लकड़ी उत्पन्न नहीं कर सकते, परंतु लकड़ी को जब हम छोटे टुकड़ों में काटते हैं तब केवल उसकी आकृति बदलती है और कोई नई वस्तु उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है कि कॉपर सल्फेट विलयन नीला में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है। जो कॉपर सल्फेट का विलयन रहता है नीला रहता है, उसमें लोहे की कील डालें तो विलयन का रंग हरा हो जाता है। तो देखिए इसका उत्तर होगा चूँकि लोहा जो रहता है कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है, तो आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रिया होती है इसमें। इस अभिक्रिया के दौरान जो कॉपर सल्फेट CuSO4 का नीला रंग धीरे धीरे हल्का होता जाता है और फिर हल्के रंग में बदल जाता है, तो इस प्रकार से इसका रंग जो है हरा हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। ये लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, इसमें है मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत भस्म यानी पाउडर प्राप्त होती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है, परिवर्तन को समीकरण द्वारा समझाइए। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि नीला लिटमस रंगीन हो जाता है जबकि लाल लिटमस लाल ही रहता है। फिर नीला लिटमस नीला रहता है जबकि लाल रंग लिटमस नीला हो जाता है। फिर नीला लिटमस लाल हो जाता है जबकि लाल जो लिटमस रहता है वो ज्यों का त्यों रहता है। और नीला लिटमस यहाँ देखिए नीला लिटमस लाल हो जाता है जबकि लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें इसके प्रश्न को लिख लेना है, अच्छे समझ लेना है। तो देखिए इस प्रश्न क्रमांक 6 को भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो देखिए भौतिक परिवर्तन ये वे परिवर्तन हैं जिनमें पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे लोहे का चुंबक बनना, जैसे लोहे से हम चुंबक बनाते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन है जैसे पदार्थ के जो रासायनिक गुण होते हैं उनके संगठन में परिवर्तन होता है तथा नया पदार्थ बनता है। जैसे कोयला, कोयले को जलाएंगे तो क्या बन जाती है, राख बन जाती है। इस प्रकार वो परिवर्तन हो जाता है, तो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया है कि रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, उनको भी लिखिए। तो यहाँ देखिए कुछ पदार्थों में ऐसा होता है कि परिवर्तन का जो कारण है उसके हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनमें पदार्थ के संगठन ही बदल जाते हैं और नए पदार्थ बन जाते हैं, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 8 देखिए कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है। इस अभिक्रिया में बनने वाले उत्पादों के भी नाम लिखिए। तो यहाँ देखिए ये जो इसका उत्तर है इस प्रकार से होगा। ये देखिए ये दिया गया है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर के माध्यम से, चूने का पानी कहलाता है लाइम वाटर के माध्यम से या उसके ऊपर से गुजारा जाता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण दूधिया हो जाता है। चूना सल्फर डाइऑक्साइड जैसी अम्लीय गैसों के साथ प्रतिक्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट एक दूधिया सफ़ेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमें इस प्रश्न का उत्तर ये लिख लेना है, इसको लिख लीजिए। ठीक, अब देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न
यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, तो इसका वर्णन कीजिए। जब हम देखते हैं कि जब जल उबलने लगे तब उसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालते जाते हैं तथा इसे चलाते जाते हैं। कॉपर सल्फेट का चूर्ण तब तक डालते हैं जब तक कि उसका घुलना बंद ना हो जाए। अब इस विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छानकर विलयन को ठंडा होने देते हैं और कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि इसके बाद जो कॉपर सल्फेट हैं उसके क्रिस्टल यहाँ पे बनने लगते हैं। तो इस प्रकार से हमें इसका उत्तर लिख लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए अब। तो प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। ये हमें रासायनिक समीकरण भी देना है और इसमें जंग क्यों लगती है उसे हमें समझाना है। तो देखिए रासायनिक समीकरण है कि आयरन में हम ये जो आयरन लिखा हुआ है यहाँ वाटर है, यहाँ ऑक्सीजन से और फिर इसका मिलता है हमें रिजल्ट। तो आयरन प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन और रिजल्ट इज इक्वल टू में रिजल्ट मिल जाएगा, यानी लोहे में जंग लगना। तो देखिए इस प्रकार से लिखेंगे हम इसे कि जब लोहे को पानी या ऑक्सीजन के संपर्क में लाया जाता है या आता है तो जंग लग जाती है। इसका मतलब है जंग लगने के लिए लोहे को पानी और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है या इसके संपर्क में आना बहुत ज़रूरी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हवा या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लोहे में जंग नहीं लगती। यदि मान लीजिए लोहे में यदि हम पानी में डुबो दिया जाए और इसमें हवा ना मिले तो लोहे में जंग नहीं लगती है। तो इसकी यदि अनुपस्थिति रहेगी हवा की या ऑक्सीजन की तो लोहे में जंग नहीं लगती है। तो इस प्रकार से हमने सभी 1 से 10 तक के जितने इसमें प्रश्न दिए थे सभी प्रश्नों को समझ लिया है और अपनी कॉपी में लिख भी लिया है। इनका अच्छे से अध्ययन कीजिए। मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो है इस प्रकार के प्रश्न मीन्स का मेरिट परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि ये आपको सभी पसंद आए हैं और आपको जो है इसको अच्छे से लिख लेना है। आगे के पाठों को यदि समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो जो हैं वो आपको मिल सकेंगी। क्योंकि इसके बाद आपको कक्षा 9वीं में 10वीं में पढ़ना है तो इसकी भी मैंने वीडियो बना करके रखी हुई हैं। और कक्षा 10वीं में जो प्रतिभा खोज परीक्षा होती है उसकी भी मैं आपको आगे जाके बात करूंगा। अभी मैं कह रहा हूं कि मीन्स का मेरिट की निश्चित है, आप इसके फॉर्म को भर दीजिए। तो इसके बाद अब हम देखते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।